जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेलुलर इंजरी अब हम बुक से रीड करने लगे हैं। ये सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का। ठीक है, इसमें सेलुलर इंजरी में हम देखते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल में सेलुलर इंजरी होती क्या है? सेलुलर इंजरी अकर्स व्हेन स्ट्रेस एक्सीड द सेल्स एबिलिटी टू अडॉप्ट। यानी ये उस वक्त होगी जब स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है कि सेल की एबिलिटी नहीं है कि उसको अडॉप्ट कर सके, तो इसे हम कहते हैं सेलुलर इंजरी। ठीक है, ये है सेलुलर इंजरी। अब लाइक्लीहुड ऑफ द इंजरी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेस की टाइप क्या है, कि वो किस तरह की स्ट्रेस है, वेट है या कोई हार्मोनल स्ट्रेस है या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। कोई भी स्ट्रेस हो सकती है, इसमें हम उसकी टाइप देखेंगे। ठीक है, इट्स सेवेरिटी, उसकी सेवेरिटी देखेंगे कि कितनी स्ट्रेस है, एंड द टाइप ऑफ सेल इफेक्टेड, और वो सेल जो उस स्ट्रेस से इफेक्ट होगा। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। अब इसमें न्यूरॉन्स आर हाईली ससेप्टिबल टू द इस्कीमिक इंजरी। जो न्यूरॉन्स हैं उसमें इस्कीमिया मैंने आपको पहले करवा दिया है कि ये क्या होता है, कि जब ब्लड का जो फ्लो है वो ऑर्गन को कम हो जाता है। ठीक है, इसमें ये न्यूरॉन्स हैं वो मोस्ट कॉमन है इनमें, और जो स्केलेटल मसल है इज रिलेटिवली मोर रेजिस्टेंट। स्केलेटल मसल भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो स्लोली डेवलपिंग इस्कीमिया, उसमें रीनल आर्टरी आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये आर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। ये एक आर्टरी है। ठीक है, यहाँ पे जो आर्टरी के ये वाल है, यहाँ पे क्या हो गया, ये इसकी थिकनेस हो गई है। ठीक है, इस वाल की, ये ब्लड वेसल है, आर्टरी है, इसकी क्या है, थिकनेस हो गई है, वाल की स्टिफनेस पैदा हो गई है। तो ये जो ब्लड आएगा वो ब्लड क्या है, यहाँ से कम पास होगा। ये जो ब्लड यहाँ से पास हो रहा है वो क्या है, कम हो जाएगा। सो ब्लड फ्लो विल डिक्रीज इन दिस कंडीशन। दिस इज बेसिकली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी यानी जो किडनी को सप्लाई कर रही है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक्यूट इस्कीमिया रीनल आर्टरी एम्बुलस। एम्बुलस मैंने आपको बताया था कि पहले थ्रोम्बस बनता है, जो वो थ्रोम्बस जब उस आर्टरी की वाल से डिटैच हो जाता है तो वो क्या है, वो दूसरे पार्ट में मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये एम्बुलाई है, एम्बुलस है। ये क्या है, इंजरी की वजह बनता है, resulting injury. Common causes of cellular injury include inflammation, nutritional deficiency and excess hypoxia. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, हाइपोक्सिया, ट्रॉमा एंड जेनेटिक म्यूटेशन, यानी जेनेटिक म्यूटेशन उसकी वजह से भी, ये इसकी कॉमन काजेज हैं सेलुलर इंजरी की। ठीक है, अब हम हाइपोक्सिया को रीड करते हैं। हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया इज अ लो ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। यानी जो ऑक्सीजन टिश्यू को जा रही है वो प्रॉपर नहीं है, उस उसके लेवल में कमी है, वो ऑक्सीजन कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो टिश्यू में क्या है, हाइपोक्सिया हो रहा है। इंपॉर्टेंट काज ऑफ सेलुलर इंजरी, ये सेल की इंजरी की इंपॉर्टेंट काज है, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, तो वो सेल अपने नॉर्मल जो उसके फंक्शन होते हैं एक सेल के, वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्योंकि अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उसने उसी ऑक्सीजन से, आपको पता है NADH से उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था। इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया था? ऑक्सीजन ने। अगर ऑक्सीजन ही सही प्रॉपर नहीं होगी तो ऑक्सीजन का लेवल ही प्रॉपर नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है कि वो ATP नहीं बनेगा। एक तो डिक्रीज इन ATP प्रोडक्शन, और दूसरा लैक ऑफ ATP लेड टू सेलुलर इंजरी, तो सेल की इंजरी हो जाएगी। यानी ATP वो एनर्जी है जो सेल को चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, तो ATP नहीं बनेगा तो सेलुलर इंजरी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? अच्छा जी, तो ये ऑक्सीजन इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये हमने पहले लेक्चर में कर लिया था, बड़ी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जिसमें ATP बनता है, और वो सेल, वो एनर्जी होती है जो सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीजन इम्पेयर्स द ऑक्सीडेटिव
phosphorylation resulting in the decreased ATP production, यानी अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, जिससे एटीपी भी नहीं बनेगा, तो सेल की क्या है, इंजरी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोक्सिया हो गया। अब हम हाइपोक्सिया की काजेज देख लेते हैं। काजेज ऑफ हाइपोक्सिया इंक्लूड इस्कीमिया, हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। इस्कीमिया क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलें यहाँ भी रफ सी डायग्राम ड्रा करके देखते हैं। ठीक है, इस्कीमिया मैंने बताया था कि डिक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू एन ऑर्गन, यानी ये समझे एक सेल है, ठीक है, इस सेल को ये ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब इसमें उसने बताया होगा कि इस वजह से हो सकती है आर्टेरियल परफ्यूजन, यानी यहाँ पे कोई क्या बन गया, ब्लड हाइपर विस्कोस हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक थ्रोम्बस बन गया, इस तरह ना, यहाँ पे एक थ्रोम्बस बन गया, क्लॉट बन गया इस ब्लड वेसल में। तो ये जो ब्लड यहाँ से, ये इस समझे ये लीवर है, ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा था वापसी हार्ट की तरफ, तो ये कम आगे जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से कम आगे जाएगा, इसमें ये वेनस ड्रेनेज, यानी वेनस ड्रेनेज इसकी कम हो जाएगी, इसी को हम बर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ठीक ठीक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब वेसल जो है वो आर्टेरियल वेसल, आर्टेरियल वाल जो है वो स्टिफ हो जाएगी और उसकी थिकनेस हो जाएगी, तो उससे क्या है, परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो इससे क्या कहते हैं, डिक्रीज आर्टेरियल परफ्यूजन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बर्ड सिंड्रोम। आगे शॉक है। शॉक में क्या है कि जी शॉक इज अ जनरलाइज हाइपोटेंशन, यानी अगर टेंशन कम है तो रिजल्ट इन द पुअर टिश्यू परफ्यूजन, तो टिश्यू में जो ऑक्सीजन की जो परफ्यूजन है, जो ब्लड की परफ्यूजन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात है, अगर ब्लड की परफ्यूजन नहीं होगी, अगर ब्लड कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हाइपोक्सीमिया। ठीक है, हमारे पास है हाइपोक्सीमिया। अब हाइपोक्सीमिया क्या है, हाइपोक्सीमिया इज अ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी ब्लड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है। अब वो कितना कम है, अगर वो 60 mmHg से कम हो, तो इस कंडीशन 60 mmHg से ये कम हो और इसकी जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन की, ये क्या है 90% से कम हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया, यानी इसका पार्शियल प्रेशर कम है ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है ब्लड में, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया। ठीक है जी। अब ये अराइज कब होती है, हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड यानी हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि बैरोमेट्रिक जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, जो जिससे क्या होता है कि डिक्रीज हो जाती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई, यानी ये हमने बात की थी कि ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था, एक्सटर्नल ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर वो कम था, क्या था, वो कम था, तो ये जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो बाहर कम था, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वोलाई ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई वो भी क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई वो क्या है, कम हो गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई वो क्या है, कम हुआ, तो क्या है वो, हाइपोक्सीमिया हो गया। अब इसमें हाइपोवेंटिलेशन है। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे स्टे कर रही थी, ये CO2 जो बाहर एक्सेल करनी थी हमने, वो ब्रोंकाइटिस या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉपर एक्सेल नहीं हो पा रही बाहर। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है इन
ये जो ब्रोंकियल ट्री है इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे ना, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही और ये CO2 बाहर नहीं जा पा रही। जब CO2 बाहर नहीं जा पाएगी तो ये क्या है, अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगी और ये प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से क्या है कि इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वोलाई रिजल्ट इन डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा एल्वोलाई में। ठीक है, अब इससे आ गया जी डिफ्यूजन डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि अब चूंकि इसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एल्वोलाई में वो इतना कम है कि यहाँ पे एक इंटरस्टिशियम होता है। इंटरस्टिशियम में क्या है, थिकनेस थिकनेस हो जाती है। इसे हम कहते हैं, इस कंडीशन को यहाँ पे थिकनेस हो जाती है इस तरह ना, इसे हम कहते हैं फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन थी ये प्रॉपरली यहाँ से पास नहीं हो पाती, ये ऑक्सीजन यहाँ से प्रॉपर पास नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉट एबल टू पुश हैज मच ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। ये कहाँ नहीं पास हो सकती, ब्लड में। ये हमारे पास कैपिलरीज हैं जो कि लंग्स में है। ठीक है, ये सारा कुछ लंग्स में हो रहा है, तो ये यहाँ से ऑक्सीजन प्रॉपर यहाँ पे इसकी डिफ्यूजन नहीं हो सकेगी ऑक्सीजन की, कम। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो सकती। तो इसे क्या कहेंगे हम कि इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो गया है। इस सारी कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो गया है, ये वाला। ये क्या है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ये वाली कंडीशन। ठीक है जी, आगे इसके बाद हमारे पास है VQ मिसमैच। VQ मिसमैच में क्या होता है कि राइट टू लेफ्ट शंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है VQ मिसमैच। अब इसमें क्या है, ब्लड बाईपास इज ऑक्सीजनेटेड लंग एंड इसमें क्या सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है, राइट टू लेफ्ट शंट होता है, ऑक्सीजनेटेड राइट। इसमें डायग्राम मैंने की थी ड्रा। इसमें क्या है कि राइट हार्ट से क्या है, ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट लंग लेफ्ट हार्ट में चला जाता है, हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में। ये देखें, ये हार्ट है। ठीक है, ये इसके 4 चैम्बर है। यहाँ ये समझे राइट चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड का डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा और ये लेफ्ट से होता हुआ बाकी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी बॉडी को ब्लड लेफ्ट से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं VQ मिसमैच। ठीक है जी, ये हमारे पास ये कंडीशन होगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है जी हमारे पास डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी जो ऑक्सीजन बाइंड कर रही थी, ठीक है, ऑक्सीजन जो बाइंड कर रही थी उसकी क्या है, कैपेसिटी कम हो गई है। ये देखें, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अराइजेस विद हीमोग्लोबिन लॉस। हीमोग्लोबिन HB के लॉस से या HB के डिसफंक्शन, HB में कोई डिसफंक्शन आता है उससे क्या है, वो काम डिसफंक्शन में। अब इसकी क्या एग्जांपल है, डिसफंक्शन किस तरह हो सकता है, लॉस किस तरह हो सकता है। एनीमिया है जिसमें क्या है कि RBC का मास कम हो जाता है, लेकिन इससे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ब्लड में वो भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि जब RBC कम है तो वो जाहिर सी बात है कि वो HB कम है तो ऑक्सीजन भी कम बाइंड करेगी। तो ऑक्सीजन को जो यानी सेम अमाउंट ऑफ HB वहाँ पे है और सेम अमाउंट वो बाइंड कर रही है, तो इससे क्या है उसका लेवल नॉर्मल रहेगा पार्शियल प्रेशर, और उसकी सेचुरेशन भी नॉर्मल रहेगी। यानी जितनी HB है उतनी ऑक्सीजन आ रही है, उतनी उस पर बाइंड कर रही है, तो उसकी क्या है सेचुरेशन जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, यानी ये HB है और यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर रही है, इतनी HB और इतनी ऑक्सीजन वो उसके ऊपर जितनी उसकी कैपेसिटी थी वो बाइंड हो रही है, तो इसकी क्या सेचुरेशन क्या नॉर्मल है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि
कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में होता ये है कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करना स्टार्ट कर देती है इस तरह। हाफ क्या होता है, हाफ यहाँ पे एचपी बाइंड ऑक्सीजन बाइंड कर रही है, हाफ CO2 बाइंड कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे क्या है, ये इसका डिसफंक्शन है, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये देखें, CO2 बाइंड हीमोग्लोबिन मोर वाइडली देन ऑक्सीजन। एंड इसमें क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड नॉर्मल रहेगा और सेचुरेशन क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि हाफ एचबी पे क्या बाइंड की थी, ऑक्सीजन, और हाफ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसकी क्या है, सेचुरेशन कम हो गई। ये एमसीक्यूज है, लास्ट भी एमसीक्यूज था, ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है जी, इसके बाद क्या होगा, एक्सपोजर इंक्लूड स्मोक फ्रॉम द फायर्स एंड एग्जॉस्ट फ्रॉम द कार्स एंड गैस हीटर्स। गैस जो कार में हीटर होते हैं और जो एग्जॉस्ट पाइप है, यहाँ से ये इसकी मेन सोर्स है जहाँ से ये CO2 प्रोड्यूस होती है। क्लासिकल फाइंडिंग इज चेरी रेड अपीयरेंस ऑफ द स्किन। जब CO2 जाएगी ब्लड वेसल से स्किन में, अब CO2 हमने इनहेल की, वो ब्लड वेसल में गई। ठीक है, ब्लड वेसल से वो यहाँ स्किन में आ गई, तो जब भी यहाँ से उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो वो क्या है, वो ग्लो करेगी, चेरी रेड अपीयरेंस होगी यहाँ पे। इस स्किन की जो लेयर की है वो चेरी रेड अपीयरेंस होगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अर्ली साइन ऑफ एक्सपोजर इज हेडिक। सबसे पहले जो है वो हेडिक होगा, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर लेड टू कोमा एंड डेथ। कोमा हो जाएगा और डेथ हो गई। ऐसे कंसीडर करें कि ये स्लो पॉइजन है जो आपको नींद में ही डेथ हो जाती है पर्सन की। ठीक है, यानी जो पर्सन इनहेल करता रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उससे क्या है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता डेथ हो जाएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा स्वेयर इनहेलेशन कर रहा है तो 1 से 2 मिनट में ही उसकी डेथ हो जाएगी। अगर बहुत कम मिकदार में है तो 1 से 2 घंटों में गनौदगी की हालत में उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब इससे आ गया मेट हीमोग्लोबिनीमिया। मेट हीमोग्लोबिनीमिया क्या है, ये समझ लें। ठीक है जी, ये हमारे पास था HB में, आपको पता है एक आयरन ग्रुप, उसमें आयरन एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2+। ये क्या है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्जन हो जाती है Fe3, ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें। ठीक है, अब यही जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है आयरन की, ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाती। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है वो बाइंड नहीं कर सक पाती, जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो पार्शियल प्रेशर है, वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन उसकी सेचुरेशन क्या है, वो कम हो जाती है। ये हम किस में देखते हैं, सीन विद द ऑक्सीडेंट स्ट्रेस सल्फर और नाइट्रेट ड्रग्स। यानी जो नाइट्रेट और सल्फर ड्रग्स लेते हैं उनमें ये हम देखते हैं, और इन द न्यू बर्न्स। ठीक है, क्लासिकल फाइंडिंग इज साइनोसिस विद अ चॉकलेट कलर ब्लड। साइनोसिस होती है, इनमें चॉकलेट कलर ब्लड होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसमें क्या देते हैं कि हम इसमें मिथाइलिन ब्लू का इंजेक्शन देते हैं, विच हेल्प टू रिड्यूस द आयरन, जो इस आयरन को बैक करवा देता है, इस आयरन को क्या है, रिवर्स करवा देता है। उस आयरन ऑक्सीडाइज फॉर्म से इसे डीऑक्सीडाइज करके यहाँ पे क्या कर देता है, इसे दोबारा इस फॉर्म में लेके आता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है। ठीक है, इससे ये किससे होता है, जब हम उसे इंट्रावेनस IV में मिथाइलिन ब्लू इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इंजरी, सेलुलर इंजरी। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। तो फिर अल्लाह हाफिज़।